जब तुम किसी चीज को एक्सप्लोर करने जाते हो तो डर तो होता ही है, लेकिन जब पता चले कि तुम जहां गए हो वहां कुछ और भी है जो तुमसे पहले से वहां रह रहा था, वो डर मौत से भी बुरा होता है। शिमला के एक विला में अंधेरी रात थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी। 6 सहेलियां निशा, रीमा, सना, तान्या, दिव्या और मेहर अपनी व्यस्त जिंदगी से थोड़ा दूर मस्ती और सुकून के पल बिताने के लिए एक दूसरे से मिलने आई थीं। निशा बिस्तर पर बैठी थी, हाथ में अपनी बेटी का ब्रेसलेट पकड़े हुए। कुछ ही समय पहले उसने एक कार एक्सीडेंट में अपने पति और अपनी बेटी दोनों को खो दिया था। इसी वजह से वह लगातार गहरे दुख में डूबी रहती थी। अगले दिन सुबह उसे खुश करने और उसका मूड बेहतर बनाने के लिए सबने एक प्लान बनाया। रीमा बोली, चलना यार, बस एक ट्रिप है, तेरे लिए थोड़ा बदलाव अच्छा रहेगा। निशा पहले मना करती है, लेकिन बाकी लड़कियों के जोर देने पर आखिरकार मान जाती है। चाहो लड़कियों ने रॉक क्लाइंबिंग पर जाने का प्लान बनाया, पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन गुफाओं में उनका क्या इंतजार कर रहा है। दिव्या बताती है कि पहाड़ों के बीच एक शांत सी जगह है, वहीं चलने का प्लान बनता है। वहां पहुंचते ही मेहर उनसे मिलती है। वह ग्रुप की गाइड थी। मेहर मुस्कुराकर कहती है, ये गुफा नए लोगों ने कभी एक्सप्लोर नहीं की। लोकल लोग कहते हैं कि यहाँ कुछ अजीब है, लेकिन ऐसी बातों पर भरोसा कौन करता है ना? दिव्या सब कुछ रिकॉर्ड करने लगती है और हंसते हुए कहती है, ये व्लॉग तो धमाका मारेगा। सब लड़कियां अपना गियर पहनती हैं, हेडलैम्प ऑन करती हैं और एक पतली सी दरार जैसी गली से होते हुए गुफा के अंदर कदम रखती हैं। पहले 30 मिनट सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। रॉक क्लाइंबिंग, पतले रास्ते, भूल भुलैया जैसे टनल्स। लड़कियां हंसते खेलते आगे बढ़ रही थीं। गुफा सिर्फ अंधेरे और सन्नाटे से भरी हुई थी। अचानक एक पतला टनल जोर से हिलता है और ढह जाता है। ऊपर से पत्थर गिरते हैं। पीछे का रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है। मेहर घबरा कर कहती है, शिट, हम किसी दूसरी केव में आ गए हैं। ये वाली केव तो मैप पर थी ही नहीं। सब पैनिक करने लगती हैं। तभी तान्या सबको शांत करती है, सांस लो, जरूर कोई ना कोई रास्ता होगा। थोड़ा आगे बढ़ते ही उन्हें एक बड़ी सी दीवार मिलती है। उस दीवार पर पुराने आदिवासी निशान बने हुए थे। निशा जब अपनी टॉर्च इधर उधर घुमाती है तो उसे एक परछाई दिखती है जो अचानक तेजी से भागती हुई गायब हो जाती है। निशा डर कर कहती है, कुछ था वहाँ, मैंने साफ देखा। रीमा तुरंत बोलती है, अरे बस तेरा वहम होगा। आगे बढ़ते बढ़ते वे चाहों लड़कियां एक ऐसी जगह पर पहुंचती हैं जो बेहद डरावनी थी। अंधेरा गाढ़ा और घुटन भरा था। हवा में एक अजीब सड़ान भरी बदबू तैर रही थी। जब लड़कियां वो अपने पैरों के पास नजर डालती हैं तो जो नज़ारा दिखाई देता है उसे देखकर उनकी रूह कांप उठती है। जमीन पर हर तरफ हड्डियां बिखरी हुई थीं, जैसे किसी जंगली जानवर ने उन्हें चीर फाड़ कर खाया हो। तानिया ये देखकर चीख पड़ती है। सना तुरंत आगे बढ़कर उसके मुंह पर हाथ रख देती है। कुछ ही पलों बाद पूरी गुफा में किसी खतरनाक जीव की गूंजती हुई दहाड़ फैल जाती है। लड़कियां घबराकर अपने हेलमेट की लाइटें तुरंत बंद कर देती हैं। सभी एक दूसरे से चिपक कर खड़ी हो जाती हैं। चारों ओर सिर्फ घना अंधेरा था। सिर्फ दिव्या ही अपने कैमरे के नाइट विजन मोड से गुफा के चारों ओर देख रही थी। उसे भी निशा की तरह कुछ दिखाई देता है, लेकिन यह चीज उनके बहुत करीब थी। दिव्या देखती है कि एक भयानक जीव अपने दोनों हाथों और पैरों पर रेंगते हुए घूम रहा था, जैसे किसी आवाज को सुनने की कोशिश कर रहा हो। उसके दांत और नाखून चाकू की तरह नुकीले थे। वो किसी इंसान जैसा बिल्कुल नहीं था। वह तो एक राक्षस लग रहा था। डर के मारे दिव्या के मुंह से निकलता है, ओह माय गॉड। बाकी लड़कियां घबराकर पूछती हैं, क्या हुआ, क्या देखा? दिव्या जैसे ही अपना कैमरा रीमा की तरफ मोड़ती है, वही जीव रीमा के ठीक पीछे खड़ा दिखाई देता है
और दूसरी ही पल सभी लड़कियों की एक साथ चीख निकल पड़ती है। सब घबराकर इधर उधर भागने लगती हैं। अचानक उस भयानक जीव ने तान्या को पकड़ लिया। तान्या ने उसे लात घूंसे मारकर छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल उस जीव ने अपने चाकू जैसे नुकीले दांतों से तान्या का गला चीर दिया। तान्या के गले से खून का तेज फव्वारा निकलता है और वह जमीन पर गिर पड़ती है। सना दहशत में चीख उठती है, क्या हो गया इसे? कौन है यहाँ? रीमा तान्या को पकड़कर उसके गले पर हाथ रखती है, खून रोकने की कोशिश करती हुई, लेकिन सब बेकार था। तभी गुफा में एक अजीब सी आहट गूंजती है, जैसे कोई अपनी जीभ से डरावनी आवाज निकाल रहा हो। निशा कांपते हुए कहती है, ये जानवर नहीं, ये कोई और ही चीज है। जब तुम किसी जगह में फंस जाते हो और तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, उस वक्त सबसे बड़ा झूठ होता है, क्योंकि वो अंधेरा जिंदा होता है। सब लड़कियां तान्या की लाश के पास इकट्ठी हो जाती हैं। उसका गला पूरी तरह कट चुका था। सब फूट फूट कर रोने लगती हैं। रीमा रोते हुए कहती है, ये क्या था? किसने हम पर हमला किया? दिव्या कांपती आवाज में बोलती है, कैमरा चेक करते हैं। वे जल्दी से दिव्या का कैमरा उठाती हैं और स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग को धीरे धीरे फ्रेम बाय फ्रेम पीछे ले जाती हैं। और एक पल ऐसा आता है जब कैमरे में एक काला झुका हुआ साया दिखता है, तान्या के बिल्कुल पीछे आते हुए, और फिर अगले ही सेकंड अंधेरे में गायब हो जाता है। उसका चेहरा हड्डियों जैसा था, कोई आंखें नहीं, सिर्फ सुनने वाला, पीछा करने वाला दानव। मेहर, जो उनकी गाइड थी, बहुत धीमी आवाज में कहती है, मैंने सुना था, लोकल लोग बोलते हैं कि यहाँ कुछ रहता है अंधेरे में। ये ना आदमी है, न ही जानवर। अचानक वही दहाड़ जैसी आवाज दोबारा गूंजती है। ऐसा लगता था जैसे गुफा के हर कोने से वह डरावनी गूंज आ रही हो। सना घबराकर एक बड़ा पत्थर उठा लेती है और कहती है, अगर कुछ सामने आया तो इसी से मारूंगी। तभी सामने वाले पतले टनल से एक जीव बाहर रेंगता हुआ आता है, चारों हाथ पैरों पर चलता हुआ, नंगे नुकीले दांत और भारी जानलेवा सांसें लेता हुआ। निशा की सांस वहीं थम जाती है। वह भयानक जीव रीमा के बिल्कुल पास तक आ जाता है। वह अपना हड्डियों जैसा चेहरा आगे बढ़ाकर हवा को सूंघता है, लेकिन अंधेरे और भारी खामोशी के कारण वह उन्हें पहचान नहीं पाता और अचानक मुड़कर तान्या की लाश को घसीटते हुए ले जाने लगता है। सब लड़कियां वहीं जड़ होकर खड़ी रह जाती हैं। कोई कुछ नहीं कर पाता। वे बस डर और सदमे में देखते रहती हैं और अपने दिल में चुपचाप तान्या को आखिरी अलविदा कहती हैं। मेहर धीरे से कहती है, वो देख नहीं सकते, वो अंधे हैं, सिर्फ सुन सकते हैं। अगर हमने एक भी आवाज नहीं की तो हम बच सकते हैं। सब लड़कियां फुसफुसाते हुए अगली गुफा की तरफ बढ़ती हैं। आगे उन्हें एक पतला सा ढलान दिखाई देता है। दिव्या सबसे पहले नीचे उतरने लगती है। अचानक पीछे से एक भयानक जीव दिव्या पर कूद पड़ता है। दिव्या की चीख पूरी गुफा में गूंज उठती है। बाकी सब नीचे दौड़कर पहुंचती हैं। वे देखती हैं कि दिव्या को अंधेरे की ओर घसीटा जा रहा है। दिव्या रोते हुए चिल्लाती है, मत ले जा मुझे बचा लो। रास्ते भर खून के निशान फैल जाते हैं और पल भर में दिव्या चली जाती है। रीमा जमीन पर गिर जाती है और चीखती है, मैं नहीं कर सकती, हम सब मर जाएंगे। सना उसे थप्पड़ मारकर झकझोरती है और कहती है, रीमा उठ, यह अब सिर्फ सरवाइव करने का खेल है। अब बची हैं केवल निशा, रीमा, सना और मेहर। वे धीरे धीरे रेंगते हुए एक टनल की ओर बढ़ती है, लेकिन अचानक एक और भयानक जीव सामने आ जाता है। मेहर तुरंत उसे भटकाने की कोशिश करती है, लेकिन उसी पर हमला हो जाता है। सना तेजी से निशा और रीमा को खींचती है और कहती है, चलो, उसने अपनी जान दे दी हमारे लिए। मेहर की चीखें गुफा में गूंजती हैं और फिर सन्नाटा छा जाता है। वे एक बड़े प्राचीन कमरे में पहुंचती हैं। दीवारों पर तस्वीरें उभरती हैं। प्राचीन मानव
इन्हीं भयानक जीवों से लड़ते हुए। एक गुफा ड्राइंग में दिखाया गया है कि एक सपाट, तंग, वर्टिकल टनल से ऊपर जाने का रास्ता है। सना उत्साहित होकर कहती है, शायद उसी रास्ते से बाहर निकला जा सकता है। रीमा चिंता में बोलती है, लेकिन वह टनल बहुत छोटा है। निशा अपनी फ्लैशलाइट घुमाती है और अचानक एक और राक्षस दिखाई देता है। निशा डर के मारे चीख पड़ती है। वह राक्षस उनकी तरफ दौड़ता है। सना तुरंत उस पर टॉर्च फेंकती है। टॉर्च का कांच टूट जाता है और उसकी रोशनी सीधे राक्षस के चेहरे पर पड़ती है। राक्षस चीखता है और पीछे हट जाता है। सना हाँफते हुए कहती है, लाइट से वो दूर भागता है। शायद यही हमारा हथियार है। अब सिर्फ 3 लड़कियां बची हैं। निशा डरी हुई, लेकिन अब पहले से मजबूत रीमा टूटी हुई। सदमे में सना, एक दृढ़ नेता। सना गहरी सांस लेते हुए कहती है, अगर हमें बचना है तो एक दूसरे पर भरोसा रखना होगा और लड़ना होगा। ये अंधेरा हमें निगल जाएगा अगर हमने कुछ नहीं किया। अंधेरे में सिर्फ अंधेरा नहीं होता, कभी कभी वहां वो चीजें होती हैं जो रोशनी से जल जाती हैं, लेकिन तुम्हारे खून से जीती है। निशा, रीमा और सना, अब केवल 3 सर्वाइवर बचे हैं। उनके शरीर थक चुके हैं, दिमाग सुन्न पड़ चुका है। मेहर, तान्या और दिव्या की मौत का बोझ उनके चेहरों पर साफ दिखता है। रीमा दीवार के सहारे बैठ जाती है। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे हैं और उसका पूरा शरीर कांप रहा है। सना उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ती है और जोर से खींचकर उठाती है। उसकी आवाज सख्त और टूटती हुई, तेरे रोने से कोई नहीं बचेगा रीमा, या तो चल या फिर यहीं मर। वे तीनों एक और गुफा में पहुंचती हैं। ये जगह कुछ अलग ही थी। जमीन पर इंसानों की हड्डियां बिखरी हुई थीं, कुछ पुरानी, कुछ हाल की। निशा डर के मारे अपनी टॉर्च घुमाती है और एक हड्डियों का नेकलेस देखती है। ये एक आदिवासी पेंडेंट था जिसमें किसी आदमी का दांत जड़ा हुआ था। चारों ओर से राक्षस की आवाजें आ रही थीं। लड़कियां एक पतले टनल में रेंगने लगती हैं। अचानक निशा की टॉर्च झपकने लगती है। रीमा डर के मारे पीछे रह जाती है। एक जीव उसके बिल्कुल पीछे रेंगता है। सना तुरंत अपनी फ्लैशलाइट घुमाती है और जीव पर चमकाती है। उसकी चमड़ी जलने लगती है और वह चीखते हुए पीछे हट जाता है। रीमा रोते हुए कहती है, मैं और नहीं कर सकती। सना उससे मजबूती से कहती है, मैं तेरे साथ हूँ, पर रुकना मना है। निशा के दिमाग में फ्लैशबैक चलने लगता है। अपने पति और बेटी की मौत का पल। कार में वे लोग सफर कर रहे होते हैं। तभी एक तेज ट्रक टकरा जाता है। सब कुछ काला हो जाता है। फिर गुफा में उसके सामने एक जगह दिखाई देती है जहाँ 2 कंकाल पड़े होते हैं, एक छोटी बच्ची का और एक औरत का। निशा का दिमाग हिल जाता है। निशा डर के मारे फुसफुसाती है, ये भी किसी की फैमिली थी, ये भी कभी इंसान थे। सना गंभीर स्वर में कहती है, और अब ये दानव बन गए हैं। अगर हम यहाँ फंस गए तो क्या हम भी ऐसे ही बन सकते हैं? तीनों एक छोटे से किनारे की तरफ पहुंचती हैं। वहां से एक ढलान ऊपर तक जाता है। रोशनी की एक पतली सी किरण दिखाई देती है। शायद यही गुफा से बाहर निकलने का रास्ता है। सना उत्साहित होकर कहती है, यही रास्ता है, लेकिन चढ़ना आसान नहीं होगा। रीमा सबसे पहले चढ़ती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। निशा उसके पीछे आती है और सना सबसे आखिर में। आधे रास्ते तक पहुंचते पहुंचते नीचे से एक भयानक जीव उनकी तरफ दौड़ता है। सना तुरंत एक रस्सी से लटकती है, एक हाथ से राक्षस का हाथ पकड़ती है और जोर से खींचकर उसे तोड़ देती है। राक्षस नीचे गिरता है, पत्थर से टकराकर मर जाता है। रीमा अब भी रस्सी से खाई के ऊपर लटकी हुई थी। उसकी उंगलियां पत्थरों पर फिसल रही थीं, सांसें टूटती हुईं। अचानक ऊपर से एक और राक्षस फिर उसकी तरफ छलांग लगाता है। रीमा दहाड़ मारकर चीखती है, बचाओ निशा। निशा तुरंत हाथ बढ़ाती है। रीमा उसके हाथ को पकड़ लेती है, लेकिन दोनों के हाथ पसीने और खून से फिसल रहे होते हैं।
ग्रिप कमजोर पड़ती है। राक्षस पीछे से रीमा पर झपटता है और एक ही झटके में उसे पीछे की तरफ खींच लेता है। रीमा की आखिरी चीख गूंजती है और दोनों अंधेरी खाई में गिर जाते हैं। सना जोर से चिल्लाती है, तुमने उसे छोड़ दिया? निशा कांपते हुए आंखों में आंसू लिए, मेरे हाथ में नहीं था। आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। सना धीरे से आंखें बंद करती है। उसका चेहरा पत्थर जैसा सख्त हो जाता है। अब सिर्फ हम दो हैं। निशा और साना आखिरकार चढ़ते चढ़ते एक किनारे तक पहुंच जाती हैं। वहां सामने एक पतला सा रास्ता दिख रहा होता है जिसके अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो बाहर की दुनिया बस कुछ ही कदम दूर हो। लेकिन उस ठंडी हवा के साथ एक और चीज भी आ रही थी, राक्षस। गुफा की दीवारों से, छत की दरारों से, नीचे फिसलते पत्थरों के बीच से दर्जनों राक्षस उनकी ओर रेंगते हुए बढ़ रहे थे। उनकी हड्डी जैसी शक्लें, लंबे उंगलियों जैसे पंजे और बिना आंखों वाले चेहरे। हर तरफ अंधेरे में हलचल होने लगी। निशा कांपते हुए फुसफुसाती है, साना, ये तो बहुत ज्यादा है। साना धीरे धीरे अपना बैग खोलती है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं पर चेहरा सख्त। वह आखिरी फ्लेयर स्टिक निकालती है। यही हमारा आखिरी मौका है, साना धीमे से कहती है, और राक्षस और पास आने लगते हैं। कभी कभी मौत से बच लेना जीत नहीं होती। जब तुम जिंदा हो जाते हो उस जगह में जहां इंसानियत कब की मर चुकी होती है। फ्लेयर स्टिक की लाल रोशनी पूरी गुफा में फैल जाती है। राक्षसों के चेहरे उस तेज चमक में सिकुड़ने लगते हैं। उनकी बिना पलकों वाली आंखों जैसे गड्ढे रोशनी से चमकते हैं और वे दानव पीछे हटने लगते हैं। साना फटे हुए सांसों के साथ कहती हैं, ये आखिरी फ्लेयर है, इसके बाद बस अंधेरा बचेगा। निशा घबरा कर बोल पड़ती है, और अगर अंधेरा हुआ तो हम भी इन्हीं जैसे बन जाएंगे। गुफा की हवा ठंडी होती जा रही थी और मौत की बदबू नाक में चुभ रही थी। दोनों धीरे धीरे कांपते कदमों से फ्लेयर की बची हुई रोशनी के सहारे आगे बढ़ती हैं। हर कदम पर रास्ता और कठिन, दीवारें चिपचिपे खून से लथपथ, फर्श पर फिसलन और अंधेरे में उन राक्षसों की गहरी गर्जनियां। फ्लेयर की जो तेज लाल लौ थी अब धीमे धीमे मध्यम पड़ने लगती है। निशा की धड़कन तेज हो जाती है। एक और गुफा में पहुंचकर दोनों अचानक रुक जाती हैं। ये जगह बाकी जगहों से बिल्कुल अलग थी। यहाँ 4 पैरों पर चलने वाले कुछ अजीब जीव रेंगते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन ये वही राक्षस नहीं थे जो अब तक उनका पीछा कर रहे थे। इनका रूप अधूरा, अजीब और टूटा हुआ लगता था, जैसे कुछ बीच में ही बदल गया हो। निशा की नज़र उनके हाथों पर जाती है और उसका दिल एक धक से रुक जाता है। उन जीवों के काले फटे हाथों में पुरानी चूड़ियाँ, टूटे हुए झुमके, ब्रेसलेट्स और एक औरत का मंगलसूत्र। सना की सांस अटक जाती है। वह फुसफुसाकर कहती है, ये इंसान थे पहले। निशा की आंखें भय से चौड़ी हो जाती हैं। तो वो लोग जो यहाँ पहले आए थे, समय के साथ ऐसे बन गए? गुफा में एक खामोशी फैल जाती है। डर, अंधेरा और मौत की सच्चाई के बीच दोनों एक दूसरे को देखती हैं और पहली बार समझ आती है, अगर वे यहाँ ज्यादा देर रहीं तो उनकी भी यही हालत होगी। फ्लेयर लगभग बुझने ही वाली होती है। उसकी लाल रोशनी आखिरी सांसें ले रही थी। तभी उन्हें एक और पतला सा रास्ता दिखाई देता है। दोनों बिना सोचे समझे उसमें घुस जाती हैं। सांसें तेज, दिलों की धड़कनें कांपती हुई। अंदर पहुंचकर उन्हें एक छोटा सा इक्विपमेंट डंप मिलता है। पुराने टूटे हुए हेलमेट्स, जंग लगे क्लाइंबिंग गियर्स, लकड़ी की कुछ बुझ चुकी मशालें और एक जंग लगा हुआ आइस एक्स। सना उस एक्स को उठाती है। उसकी आंखों में अब थकान नहीं, सिर्फ लड़ने की आग। सना बेहद ठंडी आवाज में कहती है, चाहे एक ही वचन, अब लड़ना पड़ेगा। निशा जल्दी से एक लकड़ी की मशाल उठाती है। फ्लेयर की बची हुई गर्मी से वह कपड़ा लपेटकर मशाल को जलाती है। मशाल फड़फड़ाती हुई चिंगारी छोड़ती है, फिर दृढ़ता से जल उठती है। उस रोशनी के साथ दोनों के अंदर एक नई ऊर्जा, एक नई हिम्मत
और जीवित बचने की तीव्र इच्छा पैदा होती है। जब वे दोनों दूसरी तरफ जा रही होती हैं, तब उन्हें एक जगह दिखती है जहां ऊपर से सूखी घास लटक रही होती है। सना कहती है, अगर हम इन्हें यहाँ तक ले आए और आग लगा दें तो कुछ देर के लिए ये सब जल जाएंगे, हमें बचने का मौका मिल जाएगा। निशा सिर हिलाकर हाँ कर देती है। दोनों चट्टानों के पीछे छिप जाती हैं और निशा जानबूझकर मशाल जमीन पर फेंक देती है ताकि राक्षस उसकी तरफ आए। 1, 2, 5 कई राक्षस वहां पहुंच जाते हैं, सूंघते हुए, गुर्राते हुए, तलाश करते हुए। सना धीरे से कहती है, अभी। वह एक और मशाल सूखी घास पर फेंक देती है। धड़ाम। पूरी गुफा में आग फैल जाती है। राक्षस चीखने लगते हैं, कुछ झलकर नीचे गिर जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर निशा और सना तेजी से बगल वाले सुरंग की ओर भाग जाती हैं। सना और निशा घिसटते हुए एक सीधी खड़ी गहरी सुरंग तक पहुंचती हैं। यही वह जगह होती है जहां ऊपर से ठंडी हवा आ रही होती है। इसका मतलब था कि ऊपर कोई रास्ता खुला है, शायद बाहर निकलने का। सना धीरे से कहती है, यह हमारा आखिरी मौका है। लेकिन तभी निशा रुक जाती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति होती है, जैसे उसने कोई फैसला कर लिया हो। निशा कहती है, तू ऊपर जा, मैं यहीं रुकूंगी। सना घबरा जाती है। दिमाग खराब हो गया है क्या? क्यों रुकेगी तू? निशा की आवाज कांपती है, लेकिन उसके शब्द पक्के होते हैं। मैं उनके लिए रुक रही हूँ। मेरी बेटी, मेरे पति, रीमा, मेहर सब मुझे देख रहे हैं। अगर मैं जिंदा बाहर निकल गई तो उनकी यादें मुझे हर दिन अंदर से मारेंगी। पर तू अभी भी जी सकती है। उसी समय सना को पीछे अंधेरे में एक और राक्षस 2 नजर आता है, धीरे धीरे गुर्राता हुआ उनकी तरफ बढ़ता हुआ। निशा बिना समय गंवाए सना को जोर से धक्का देती है। भाग जा, ऊपर चढ़। सना मजबूरी में चढ़ना शुरू करती है। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिरते रहते हैं, लेकिन वह रुक नहीं सकती थी। निशा फायर टॉर्च मजबूती से पकड़कर खड़ी हो जाती है। उसके चारों तरफ अंधेरे से कई राक्षस रेंगते हुए बाहर आते हैं। उनकी सांसें, उनकी गुर्राहट सब उस पर करीब आ रही होती है। लेकिन इस बार निशा डरती नहीं। वह पूरी ताकत से चीखती है, आओ, मैं यहीं हूँ, अकेली नहीं हूँ मैं। मेरी यादें, मेरा दर्द सब मेरे साथ हैं। राक्षस उसके चारों ओर घेरा बनाकर झपटने की तैयारी करते हैं। निशा कांपते हाथों से अपनी आखिरी टॉर्च उठाती है। एक पल के लिए अपनी बेटी और पति का चेहरा याद करती है और फिर वह टॉर्च को पूरे जोश से राक्षसों के बीच फेंक देती है। धमाका, भारी आग का धमाका होता है। पूरी गुफा आग की लौ से भर उठती है। ऊपर से बड़े बड़े पत्थर टूटकर गिरते हैं। चीखें, आग और फिर स्क्रीन पूरी सफेद हो जाती है। सब खामोश, बस हवा की एक आखिरी आवाज। सना फाइनली टनल से बाहर निकलती है। तेज सूरज की रोशनी उसकी आंखों में चुभती है। वो कई घंटों बाद असली रोशनी देख रही होती है। वो लड़खड़ाते कदमों से बाहर आती है। खुली हवा उसके चेहरे को छूती है। वह कांपती हुई एक गहरी सांस लेती है, जैसे पहली बार जिंदा महसूस कर रही हो। सना पीछे मुड़कर देखती है। वहां कुछ नहीं, ना कोई आवाज, ना कोई हरकत, बस खामोशी। वह घुटनों पर गिर जाती है। उसके शरीर का सारा बोझ, सारा डर, सारी यादें एक ही पल में बाहर निकल आती हैं। सना टूटकर रोने लगती है, लेकिन ये रोना दर्द का नहीं, बच जाने का होता है। कुछ लोग अंधेरे में इतने दिन गुजारते हैं कि रोशनी उनके लिए जहर बन जाती है और इंसान से वो कुछ और बन जाते हैं। सना पहाड़ी की चोटी पर बैठी होती है। उसका चेहरा मिट्टी और खून से भरा हुआ है। पहली बार उसने सूरज की रोशनी महसूस की है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं होती। उसके दिमाग में लगातार फ्लैशबैक घूम रहे होते हैं। रीमा की चीखें, निशा का उसे धक्का देकर बचाना, मेहर की कुर्बानी और दिव्या को घसीट कर ले जाने का वह खौफनाक पल। सना हौले से अपना बैकपैक खोलती है
और उसमें से दिव्या का कैमरा निकालती है। खुशकिस्मती से निशा जिंदा होती है। वह बेहोशी से उठती है, आधी जली हुई, पर जिंदगी अभी भी उसके अंदर धड़क रही होती है। उसके आसपास सब कुछ भस्म हो चुका है। कुछ राक्षस जलकर मरे पड़े हैं, लेकिन कुछ घायल हैं और अब भी कराह रहे हैं। निशा धीरे धीरे उठती है। उसका हाथ बुरी तरह जला हुआ है और उसकी टॉर्च पूरी तरह बुझ चुकी है। वह चारों तरफ नजर दौड़ाती है और जमीन पर पड़ा एक पत्थर पाती है जिसकी धार चाकू जैसी तीखी होती है। निशा गहरी सांस लेती है और उस पत्थर को पकड़कर पास की एक तंग दरार क्रेविस के अंदर चुपके से छिप जाती है। निशा एक और संकरे रास्ते में घुसती है। वहां उसे दीवार पर एक प्राचीन नक्काशी दिखाई देती है जिसमें दिखाया गया है कुछ लोग गुफा के अंदर फंस जाते हैं। समय के साथ उनकी आंखें गायब हो जाती हैं। उनके दांत बड़े और नुकीले हो जाते हैं। वे रोशनी से डरने लगते हैं और वे धीरे धीरे केव का ट्राइब बन जाते हैं। दीवार के नीचे एक पुराना संस्कृत शिलालेख लिखा होता है, जो प्रकाश से भागे वे अंधकार के देवता बन गए। निशा धीरे से फुसफुसाती है, तो ये एक श्राप है जो कभी किसी की जिंदा रहने की कोशिश से शुरू हुआ था। साना पहाड़ी के किनारे खड़ी नीचे देखती है। दूर उसे एक रेस्क्यू कैंप नजर आता है। तंबू खड़े हो रहे हैं, लोग भाग दौड़ कर रहे हैं और पीछे से हेलीकॉप्टर की आवाज गूंज रही है। लेकिन सना के चेहरे पर कोई खुशी नहीं होती। उसकी आंखें सूनी, शरीर थका हुआ, पर उसके कदम ठहरते नहीं। वह चुपचाप दिव्या का कैमरा उठाती है और बिना कुछ कहे वापस गुफा की तरफ चलना शुरू कर देती है। एक ट्रेकर उसको भागकर रोकता है। मैडम, आप कहाँ जा रही हो? आप तो बच गई हो। सना धीरे टूटी हुई आवाज में कहती है, मैं किसी को वहां छोड़कर नहीं जा सकती। जो अंदर है वह जिंदा सनसिक टस्ले है। उसकी आंखें दृढ़ हो जाती हैं और वह अंधेरी गुफा की ओर फिर से कदम बढ़ा देती है। गुफा के अंदर टिमटिमाती आग और धुएं के बीच निशा लड़खड़ाते हुए एक कोने में पहुंचती है। वहां उसे एक पुराना भारी लोहे का बॉक्स पड़ा मिलता है, जंग लगा हुआ पर अभी भी बंद। वह कांपते हाथों से ढक्कन उठाती है। अंदर उसे मिलता है एक प्राचीन टॉर्च, कुछ पुराने मिलिट्री ग्रेड केमिकल्स और एक धूल से भरी बोतल जिस पर साफ लिखा है, फॉस्फोरस फ्लेयर, बर्न्स हॉट, ब्लाइंडिंग। निशा की आंखों में पहली बार डर नहीं, युद्ध नजर आता है। वह थकी, आधी जली हुई, पर होठों पर एक हल्की मुस्कान आहिस्ता से फुसफुसाती है। तुम सब रोशनी से डरते हो, है ना? तो अब मैं ही तुम्हारा सूरज बनूंगी। उसके शब्द गुफा की खामोशी में गूंज जाते हैं और पहली बार अंधेरा पीछे हटने लगता है। दिन ढलता है। पहाड़ों पर सूरज की आखिरी किरणें मरती हैं और रात चुपके से उतर आती है। सना गुफा के विशाल काले मुंह के सामने खड़ी है। एक हाथ में आखिरी फ्लेयर, दूसरे हाथ में दिव्या का पुराना कैमरा। उसका चेहरा थका है लेकिन आंखें दृढ़। धीरे से कहती है, मैं वापस जा रही हूँ, नफरत से नहीं, दोस्ती से। अगर अंधेरा निशा को ले गया तो मैं रोशनी बनकर वापस लाऊंगी। वह गहरा सांस लेती है और गुफा के अंदर कदम रख देती है। फ्लेयर की लाल रोशनी बस कुछ मीटर तक पहुंचती है, बाकी सब काला, जीवित और अनदेखा। जैसे ही सना अंदर बढ़ती है, अंधेरा उसे पूरा निगल लेता है। गुफा के बहुत अंदर नमी से टपकती दीवार के सहारे एक जीवन चिपका हुआ है। उसकी सांसें धीमी, गहरी, कई जगह उसकी त्वचा जली हुई और फिर उसके खोखले चेहरों के बीच एक पल को आंखों में हल्की सी चमकट दिखाई देती है। साना कैमरा उठाकर झूम करती है। फ्रेम साफ होता है। वो निशा है, लेकिन उसके शरीर का आधा हिस्सा बदला हुआ। नाखून लंबे, त्वचा फट चुकी, आंखें लगभग सफेद। फिर भी उसकी उंगली दीवार पर हल्का सा खरोच बनाती है। एक शब्द, सा ना। सना की सांस रुक जाती है। क्या निशा अब भी इंसान है
या सिर्फ उसकी यादें, उसके अंदर की आखिरी लड़ाई? कुछ कहानियां मौत से खत्म नहीं होती, वो उस पल खत्म होती है जब एक इंसान अंधेरों को चूस कर रोशनी बन जाता है। गुफा के भीतर एक परछाई दिखाई दी। वह एक जीव था। उसकी आंखों में रोशनी नहीं थी, लेकिन उसके मन में अभी भी कुछ अमानवीय चेतना पर बची हुई थी। वह निशा थी। उसका चेहरा आधा जल चुका था, होंठ सूख गए थे और उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह राक्षस नहीं बनी थी। निशा बमुश्किल खुद से फुसफुसाई, मैं 100% राक्षस नहीं बनी थी, उनकी तरह नहीं बनूंगी। मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। तभी एक राक्षस उसके पास आता है। दोनों के बीच एक पल के लिए एक आंखों का मिलना, या शायद एक डर थी, अजीब सी पहचान वाली आज महसूस होती है। वह जीव धीरे धीरे पीछे हट जाता है। अब निशा उनका हिस्सा तो बन चुकी है, लेकिन उनकी तरह नहीं। सना एक विशाल चट्टान के भीतर पहुंचती है, जहां बस एक हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही होती है, जैसे कहीं दूर मंद जैवदीप्ति बायोल्यूमिनेसेंस चमक रही हो। अचानक उसके सामने कोई चीज रेंगता हुआ बाहर आती है। निशा, खून से लथपथ, आधी इंसान और आधी राक्षसी बन चुकी। सना ठिठक जाती है। निशा धीरे से पलट कर देखती है। उसका चेहरा आधा विकृत, आधा दानवी, लेकिन उसकी आंखें अभी भी इंसान जैसी, जीवित, पहचानने वाली। निशा टूटी आवाज में पूछती है, तू वापस आई? सना उसका हाथ पकड़ने की कोशिश में आगे बढ़ती है। मैं तुझे लेने आई हूँ, इस बार मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। अचानक जमीन हिलती है, एक बड़ी दहाड़ गूंजती है। गुफा के सबसे अंधेरे कोने से एक बहुत बड़ा राक्षस निकलता है। ये बाकी राक्षसों से दुगना बड़ा था और ज्यादा खतरनाक। यही उन राक्षसों का राजा था। साना, ये तो बहुत बड़ा है। क्रॉलर गुस्से से चार्ज करता है। निशा फॉस्फोरस फ्लेयर पकड़ लेती है। सना कोशिश करती है कि टॉर्च की रोशनी से उसे अंधा कर दे। निशा उसकी पीठ पर कूदकर रॉक प्लेट से वार करती है। एल्फा गुस्से में चट्टाने पटकता है और निशा जख्मी हो जाती है। सना चिल्लाती है, तू उसे मार, तेरे हाथ में है सब कुछ। निशा खून से लथपथ और मरने की हालत में अपने बैग से फॉस्फोरस फ्लेयर निकालती है और चिल्लाती है, तू रोशनी से डरता है ना, तो जा। वह तरकेटिव फ्लेयर को एल्फा के मुंह में ठूस देती है। तेज धमाका होता है, चट्टाने गिरती हैं। एल्फा गिरता है और उसकी चीख गुफा में गूंज उठती है। गुफा ढहने लगती है। सना निशा को पकड़कर बाहर खींचने की कोशिश करती है। निशा, तू जा, मैं अब बचने वाली नहीं हूं। सना, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाने वाली। निशा हल्का सा मुस्कुराती है और धीमे से कहती है, तो फिर मैं तेरे साथ चलती हूँ। आखिरी बार। दोनों भाग पड़ती हैं। उनके पीछे रेंगने वाले राक्षस आग में जल रहे होते हैं। ऊपर की चट्टानें टूटकर गिर रही होती हैं। सना और निशा आधी जिंदा हालत में एक रोशनी वाले छेद की तरफ रेंग रही होती हैं। टनल टूट रही होती है। बस एक आखिरी कोशिश। वो दोनों बाहर गिर जाती हैं, पथरीली जमीन पर, और सूरज की तेज रोशनी उनके चेहरों पर पड़ती है। वे बच चुकी थीं। रेस्क्यू टीम उन्हें उठाती है। हेलीकॉप्टर के ब्लेड की आवाज गूंजती है। रेस्क्यू टीम वाला, ये दोनों जिंदा हैं। हेलीकॉप्टर का इंजन गूंज रहा है। सना और निशा दोनों ब्लैंकेट्स में लपटी हुई बैठी होती हैं। रेस्क्यू मेडिक उनकी देखभाल कर रहा होता है। एक रेस्क्यूअर दिव्या का गोप्रो उठाती है। ये तो चल रहा है। वह प्ले बटन दबाती है। स्क्रीन पर पहले दिखता है उनकी एंट्री, हंसी मजाक, छोटी सी मस्ती, जोक्स, सेल्फी, एक्साइटमेंट। सना कैमरा को वेव करती हुई, निशा पीछे से लेट्स गो बोलती हुई। सब कुछ नॉर्मल, वह खुशी जो अब कभी वापस नहीं आएगी। फिर वीडियो ग्लिच होता है। लास्ट एंट्री प्ले होती है।
कैमरा के बिल्कुल करीब निशा का चेहरा, थोड़ी थकान, थोड़ी मजबूती, पर सबसे ज्यादा इंसाफ और डर का सच। निशा धीरे से लेंस में देखती है, आंखों में आंसू दबाए हुए। अगर हम ना निकले तो याद रखना, अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं होता, कभी कभी वो तुम्हारे अंदर भी शांत रहता है। बस एक पल का इंतजार करता हुआ। गोप्रो स्क्रीन स्टैटिक होती है। हेलीकॉप्टर में एक गहरी खामोशी छा जाती है। सना सिर झुका लेती है और निशा आंखें बंद करके सांस लेती है, जैसे उसकी बात अभी भी गुफा की दीवारों में गूंज रही हो।